मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को सबको? Yes, sir. Okay. So today we are going to talk about types of sampling and उसमें भी सबसे पहले probability sampling। कल हमने डिस्कस किया कि सैम्पलिंग होती क्या है, क्यों रिक्वायर्ड है, और अब हम बात करने वाले हैं कि सैम्पलिंग कितने टाइप्स की हो सकती है, कितने टाइप की सैम्पलिंग होती है, हाउ वी कैन लाइक आप कह सकते हैं सैंपल, हाउ वी कैन टेक डिफरेंट सैंपल। ठीक है, जी सर। हाँ जी बोलिए। तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में सबसे पहली जो सैम्पलिंग टाइप है वो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी मतलब जो मैंने कल बात किया था कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि सभी को इक्वल चांसेस हैं, क्या चांसेस हैं किसी भी आइटम का सैंपल में सेलेक्ट होने का। सो उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हम इसी चीज को बोलेंगे। ठीक है, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज आल्सो नोन एज रैंडम सैंपलिंग और चांस सैंपलिंग। कि किस मतलब हमारे जो सैंपल सेलेक्ट करने का तरीका है वो ऐसा होना चाहिए कि सभी के पास इक्वल चांसेस हों। अगर 10 लोग हैं तो 10 के बाद 10 के पास इक्वल चांसेस हों कि वो सेलेक्ट हो सकते हैं उस सैंपल में। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर एक सिक्का हम लेते हैं तो सिक्के में दो साइड होते हैं, तो एक साइड के आने के चांसेस क्या हैं, दोनों 50%, तो दोनों के ही 50-50% चांसेस हैं। अगर हम उछालें और हेड आएगा या टेल आएगा तो दोनों के इक्वल चांसेस हैं, यानी 50% हेड के चांसेस हैं, 50% टेल के चांसेस हैं, तो मतलब इक्वल चांसेस हैं। उसी तरीके से जब हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो भी सैंपल हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें जो भी पॉपुलेशन से लिया जा रहा है उस पॉपुलेशन के एवरी पर्सन या आइटम जिसको हम बोलते हैं, कल डिस्कस किया था, इक्वल चांसेस हों सैंपल में सेलेक्ट होने के। इससे क्या होगा, बायसनेस नहीं आएगी, ये आप अपने मन से नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए जैसे मैंने बोला ना कि आप किसी को जानते हो और उसको सैंपल में सिलेक्ट कर लिया क्योंकि आप उसको जानते हो, तो ये बायस हो सकता है क्योंकि वो आपने इसलिए लिया कि वो उनको आप जानते थे और वो सैंपल आपने ले लिया। मतलब बेसिकली अगर साइकोलॉजी की बात करें तो इंडिविजुअल की बात होती है। तो अंडर द सैंपलिंग डिजाइन एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज एन इक्वल चांस ऑफ इंक्लूजन इन द सैंपल। तो सैंपल में इंक्लूजन के इक्वल चांसेस होते हैं, जो मैंने अभी बताया। इट इज सो to say a lottery method in which individual units are picked up from the whole group, not deliberately but by some mechanical process. Deliberately means पता चला आपको दिया गया तो आपकी बायसेस, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो अब लॉटरी मेथड जैसे मैंने बताया था कि अगर 100 लोग हैं, 100 के नाम एक पर्ची में लिख दिया हमने, वहां से निकाल लिया। 10 लोगों का सैंपल लेना है तो उसमें से मिक्स करके 10 लोगों को निकाल लिया, तो दिस इज लॉटरी मेथड। तो सबके पास इक्वल चांसेस हैं, कोई भी आ सकता है। So that is what lottery method. Here it is blind chance alone that determines whether one item or other is selected. तो किसी को नहीं पता है कि किसका नाम आएगा, कौन सा सैंपल सिलेक्ट किया, कौन से लोग सिलेक्ट किए जाएंगे सैंपल में। तो इसको ही हम रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं। ये बायस होने से हमें बचाती है। रैंडम सैंपलिंग ensures the law of statistical regularity which states that if on an average the sample chosen is random one, the sample will have to same composition of characteristics of the as the universe. This is to reason why random sampling is considered as the best technique of selecting representative sample. अब देखो एक चीज मैं इसमें आपको बताता हूँ
कि जैसे कल हम बात कर रहे थे, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, तो कल हम बात कर रहे थे कि जैसे ये हम मान के चलते हैं कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें से बीच में मीन मीडियन मोड आता है, जो हमने कल बात किया था। तो अगर इस पॉपुलेशन से हम सैंपल चूज करते हैं रैंडमली, तो क्या होगा, हमारी पॉपुलेशन का जो सैंपल है वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये हम एजम्पशन मान के चलते हैं अगर रैंडमली हम सेलेक्ट करते हैं। लेकिन सपोज आप बहुत इंटेलिजेंट हो और आपका आईक्यू ज्यादा है, तो आपके फ्रेंड्स भी तो वैसे ही होंगे, आपने अपने आप से उनको चूज कर लिया, तो जो जिनके ज्यादा आईक्यू है, जो इस कोने में बैठे हुए हैं, उनका आपके पास आ जाएगा, है ना, उनका आपके पास क्या कहते हैं, सैंपल ज्यादा, क्योंकि यू आर इंटेलिजेंट पर्सन हायर देन नॉर्मल पीपल, तो आपके फ्रेंड्स भी वही हैं, उन्हीं को आपने चूज कर लिया क्योंकि आप उनको जानते थे। सो आपका सैंपल रैंडमली डिसाइडेड नहीं हुआ। तो लेकिन जब हमने रैंडमली चूज किया, तो वो इस प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो करने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब रैंडम सैंपलिंग होती क्या है देखते हैं। रैंडम सैंपलिंग फ्रॉम ए finite population refers to the method of sample selection which gives each possible sample, जो मैंने अभी बताया, sample combination on equal probability of being picked up and each item in the entire population to have an equal chance of being included in the sample। तो सभी के पास इक्वल चांसेस हैं सैंपल में सेलेक्ट होने के लिए। मान लिया कि जैसे कल हम बात कर रहे थे कि आपको डिप्रेशन के पेशेंट्स पे आपको करना है रिसर्च, तो अब सैंपल तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने चूज किया कि आपको राजस्थान के जितने भी पेशेंट्स हैं उन पे रिसर्च करना है। तो आपने एक लिस्ट निकाली, सारी जगह से, प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से निकाली, कितने लोग कहाँ पे कितने लोग हैं जो आपके क्या है, डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं। अब सपोज उनके नाम लिख के लॉटरी में डाल दिए आपने, लॉटरी बना दी और उसमें से 10 लोगों को आपने पिक कर लिया, तो सबके पास इक्वल चांसेस हो गया। ये यानी कि रैंडमली आपने सेलेक्ट कर लिया अपना डेटा। तो ये और वो डेटा आपका फॉलो करेगा इस चीज को, उसके हायर चांसेस हैं कि वो फॉलो करेगा आपके प्रोबेबिलिटी कर्व को, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके भी कई तरीके होते हैं। मैंने कल सारे तरीके बता दिए, अब सिर्फ मैं नाम बता रहा हूं, उसके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोई डाउट बचेगा तो आप मुझे बताना। पहली चीज है सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज कंप्लीटली रैंडम मेथड सेलेक्टिंग सब्जेक्ट, these can including assigning numbers to all subjects, then using a random number generator to choose the random numbers, the member whose number are chosen are included in the sample। अब जैसे 100 लोग आपको मिले पूरे राजस्थान में डिप्रेशन के, ठीक है, तो अब 1 to 100 आपने उनको नंबर दे दिया कि 1 to 100 आपने एक लिस्ट बना ली। अब कंप्यूटर भी होता है और पहले रैंडम टेबल्स भी आती थी, अभी भी कुछ पुरानी बुक्स आप देखोगे उसमें रैंडम टेबल्स पीछे दी होती हैं। तो अब आपने रैंडम नंबर जनरेट कर लिए, जैसे 2, 5, 8, 88, 95, 68, 56, इस तरह से उसमें नंबर्स मिल जाते हैं। 10 नंबर्स आपने उठा लिए। अब वो 10 नंबर जो भी हैं उनको आपने अपने सैंपल में सेलेक्ट कर लिया, और इससे क्या है कि सबके पास इक्वल चांसेस है। तो इसी को हम बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। क्लियर है एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के मतलब स्ट्रैटा बना लेते हैं हमें। स्ट्रैटा क्या होता है? इन्वॉल्व स्प्लिटिंग सब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स एंड देन यूजिंग सिंपल रैंडम सैंपलिंग टू चूज मेंबर्स फ्रॉम द ग्रुप। आपने कई सारे ग्रुप्स बना लिए, ठीक है, और जैसे मैंने कल बात की थी कि आपने राजस्थान को डिवाइड कर लिया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। अब आपने 100 का सैंपल लेना था, आपने डिसाइड कर लिया, ये स्ट्रेटा हो गए आपके।
तो आपने डिसाइड कर लिया कि भाई चारों जगह से 25 का सैंपल सेलेक्ट करेंगे, है ना। अब नॉर्थ से आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग यूज करते हुए, यानी वो एक स्ट्रेटा आपका है, वहां से आपने रैंडम सैंपलिंग चूज करते हुए आपने एक क्या कहते हैं 25 लोग ले लिए, साउथ से ले लिए, वेस्ट से ले लिए, नॉर्थ से ले लिए, इस तरीके से आपने चूज कर लिया। इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब ये देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको एक बार दिखाता हूं, है ना। जैसे मैंने कल बताया था, एक तो हो गया कि आपको पूरे राजस्थान से 100 लोगों को लेना है, तो आपने ये इसमें मान लिया 1 लाख लोग हैं, है ना, 1 लाख लोग इसके अंदर हैं। यहाँ से आपने 1 लाख लोगों के नाम की लिस्ट बना ली और उस लिस्ट में से रैंडम टेबल से आपने कुछ नंबर्स निकाले, उसमें से आपने कितने चूज कर लिए, 100 सैंपल लेना था, आपने 100 लोगों को निकाल लिया। ये हो गया सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इतना क्लियर है? यस सर। अब आ गया स्ट्रैटिफाइड। अब ये 100 लोगों का था, ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूं। अब ये आपको 1 लाख लोग ये हैं पूरे राजस्थान में। अब आपने इसको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे डिवाइड कर दिया। अब आपको 100 सैंपल लेना था, तो आप 25 यहां से लेंगे, 25 यहां से लेंगे, 25 यहां से लेंगे, 25 यहां से लेंगे, ठीक है। अब इस 25 को सिलेक्ट करने के लिए आपने फिर क्या किया, रैंडम सैंपलिंग यूज की, सिंपल रैंडम। आपने टेबल से रैंडम नंबर्स निकाले और इसमें जैसे 1 लाख लोग थे तो 25,000 यहाँ थे, 25,000 यहाँ थे, 25,000 यहाँ थे, 25,000 यहाँ थे, तो 25,000 में से 25 सिलेक्ट करने हैं आपको। तो 25,000 से आप कैसे रैंडम सैंपलिंग नंबर निकाले और उन नंबर्स के लोगों को आपने सैंपल में ले लिया। तो यहाँ ले लिया 25 का सैंपल, यहाँ से ले लिया 25 का सैंपल, यहाँ से ले लिया 25 का सैंपल, यहाँ से ले लिया 25 का सैंपल। अच्छा, ये तो था जियोग्राफिकली डिवाइड करना, मेल फीमेल में डिवाइड कर सकते हैं आप, है ना। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से आप स्टैट्रा बना सकते हैं कि इस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से इतने लोग लेंगे, इससे इतने लेंगे, इससे इतने लेंगे, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। क्लियर है ये इतना, सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड? ठीक है सर। ठीक है सर। अब आ गया सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। इसमें क्या किया, मींस दैट यू चूज एवरी पार्टिसिपेंट फ्रॉम कंप्लीट लिस्ट। फ्रॉम एग्जांपल यू कुड चूज, आपने लिस्ट बना ली और हर 10वें पर्सन को आपने 1 लाख में से 1,000 लेने हैं, एक पर्सन लेना है, तो आपने क्या किया, मतलब 100 लोग लेने हैं 1 लाख लोगों में से, तो हर 100 में से एक को सिलेक्ट कर लिया। तो हर जो 100 नंबर पे जो पर्सन आएगा, आपने लिस्ट बना, आपकी लिस्ट जो आपने बनाई, आपकी लिस्ट बनाने के बाद हर 100 नंबर पे जो पर्सन आ रहा है उसको आप ले लेंगे। इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। आ रही है समझ में बात? जी सर। जी हाँ, है ना, क्लियर है? कोई डाउट तो, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीजें हैं, कल मैंने सारी आपको बता दी हैं। आई एम जस्ट गिविंग द नेम टू दैट कॉन्सेप्ट जो कल हमने बात किए थे, और ये आपको एग्जाम में लिखने के काम में आएंगे और अदरवाइज भी जब आप रिसर्च करेंगे देन आल्सो आपको हेल्प करेंगे। तो ये हो गया आपका सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। फिर आता है क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। इज ए वे टू रैंडमली select participants from a list that is too large for simple random sampling। अब क्या है कि अगर बहुत बड़ी लिस्ट है, मान लिया कि पूरे इंडिया की पॉपुलेशन आपको लेनी है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब बहुत बड़ा सैंपल होता है तो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू वांटेड टू चूज 1000 participants from the entire population of US या इंडिया हम कह सकते हैं, it is likely impossible to get a complete list of everyone। अब सारे लोगों की लिस्ट तो मिलेगी नहीं, अब गवर्नमेंट आपको अपना जो सेंसस करती है सारी लिस्ट तो देगी नहीं, है ना, तो और पॉसिबल भी नहीं है इतनी बड़ी लिस्ट निकालना। Instead the researcher randomly select areas and randomly select from within those boundaries। अब क्या हुआ
इसको आप समझें, कैसे करेंगे हम, कि अगर हम यहाँ पे देखें, अगले पे आ जाएं, ये स्ट्रैटिफाइड आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये आपका पूरा इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ उसमें क्या किया था हमने, राजस्थान को हमने 4 पार्ट्स में नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डिवाइड कर लिया था, ठीक है। अब सपोज वैसे ही मान लिया इंडिया ही नहीं लेते, राजस्थान ले लेते हैं। सपोज राजस्थान का ही हम बात करें तो राजस्थान हमने ले लिया, ये स्टेट है राजस्थान, ठीक। राजस्थान में सपोज 90 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्या है, 90 डिस्ट्रिक्ट है। अनिल जी आपका माइक ऑन है, प्लीज स्विच ऑफ कर लें। तो 90 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब सारे डिस्ट्रिक्ट से तो हम ले नहीं सकते, तो हमने क्या किया, पहले क्या किया कि रैंडम सैंपलिंग के थ्रू 90 डिस्ट्रिक्ट्स में से सपोज 9 हमें लेने हैं, तो रैंडम नंबर टेबल या रैंडम नंबर जनरेट कर लिए 1 to 9 कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमने गाड़ी के नंबर जैसे डिसाइडेड होते हैं, तो उस तरह से हमने डिसाइड कर लिया, अल्फाबेटिकली उनको लिख लिया डिस्ट्रिक्ट्स के नाम, और उसमें से हमने डिसाइड कर लिया, रैंडमली डिसाइड कर लिया कि हमें क्या क्या कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स लेने हैं। मान लिया कि 5th 8th 9th 12th 17th 19th इस तरह से जो भी नंबर्स है रैंडमली हमने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। मतलब एरिया सेलेक्ट हो गए आपके। अब हमें 100 लोगों का लेना था, 10 डिस्ट्रिक्ट्स हमने ले लिए। अब उन 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से 10-10 लोगों को हमें सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा सैंपल है 100 का, ठीक है। तो अब उन 10 लोगों को भी हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट से। तो इसी को हम जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसी को हम बोलते हैं क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। यानी पहले आपने एरिया को रैंडमली सेलेक्ट किया, फिर आपने सेकंड में सिलेक्ट जो किया वो आइटम्स यानी कि सैंपल को सिलेक्ट किया रैंडमली। तो इसको हम बोलते हैं क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। क्लियर? अब आता है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ये कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक है कि आपने स्ट्रैटिफाइड भी ले लिया, सिस्टमैटिक भी यूज कर लिया, सैंपल रैंडम और क्लस्टर के साथ मिक्स करके यूज कर लिया कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो उसको हम मल्टी स्टेज सैंपलिंग बोलते हैं, यूजेज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे। इतना क्लियर है? उनको हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि सारी पॉपुलेशन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड on any characteristics as on normal probability curve. Clear everyone? जी सर। अब हम आते हैं, तो अब आते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, कि जहां पे हमारी पॉपुलेशन हमारा जो क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, हमारा जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को फॉलो करने के लिए हमें ज्यादा नंबर्स चाहिए होंगे, तो वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या है, इन दिस टाइप ऑफ सैंपलिंग आइटम्स फ्रॉम द सैंपल आर सिलेक्टेड deliberately by the research. His choice concerning the item remains supreme. In other words, the organizer of the inquiry purposefully choose the particular unit of the universe for constituting a sample on the basis of that small mass that they have select out of huge one will be typical and representative of whole. तो अब क्या है, यहाँ पे हम रैंडमली सिलेक्ट नहीं करते हैं, यहाँ चीजें हमारे हाथ में होती हैं, हम अपने पर्पस के अकॉर्डिंग चूज करते हैं, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं क्या हो सकता है। इसमें रैंडमिक तो नहीं होता, जैसे फॉर इंस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन ए स्टेट आर टू बी स्टडीड, ए फ्यू टाउन्स एंड विलेज may be purposefully selected for intensive study on principle that they can be representative of entire state. Thus, the judgment of the organizer of the study plays an important part in the sampling design. तो मान लिया जैसे राजस्थान में आपको स्टडी करना है किसी एक पर्टिकुलर क्लिनिकल साइकोलॉजी में है तो डिसऑर्डर्स ही लेते हैं, मान लिया डिप्रेशन को ही स्टडी करना है, तो अब
आप रहते हैं, आप एमफिल कर रहे हैं, आप रहते हैं जयपुर में या जो भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो एक तो फंडिंग का इशू है क्योंकि आप हर जगह ट्रेवल नहीं कर सकते, टाइम का है, जो हमने कल डिस्कस भी किया था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पर आपको पता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये 4 क्लिनिक्स हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकियाट्रिस्ट हैं, यानी 4 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, 2 साइकियाट्रिस्ट हैं, बाकी मेंटल हेल्थ एनजीओज चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे डिप्रेशन के पेशेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका पर्पस था डिप्रेशन के पेशेंट्स को के ऊपर स्टडी करना। अब रैंडमली सिलेक्ट करना मुश्किल काम है क्योंकि सारी लिस्ट निकालो, फिर उसमें रैंडमली सिलेक्ट करो, आपने सेलेक्ट कर लिया, अब वो पेशेंट रेडी हो रहा है आपको डेटा देने के लिए कि नहीं, ये भी प्रॉब्लम है। तो आपने क्या किया, इसको हम पर्पसिव सैंपलिंग बोलते हैं। आपने क्या किया कि डिसाइड किया कि मंडे को मैं इस क्लिनिक में, ट्यूसडे को इसमें, वेडनेसडे को इसमें मैं जाऊंगा, वहां जो जो डिप्रेशन के पेशेंट्स आएंगे उनका डेटा कलेक्ट कर लूंगा। तो ये, और क्योंकि सारे के सारे पेशेंट जो होंगे डिप्रेशन के आएंगे तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास में या इस तरह के एनजीओस, मेंटल हेल्थ एनजीओस के पास में, तो मैं वहां जाऊंगा, वहां से डेटा कलेक्ट कर लूंगा, एज्यूमिंग दैट कि भाई पेशेंट जिसको भी डिप्रेशन होगा एक जगह पे तो आएगा ना, तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा सारी पॉपुलेशन का उस डिस्ट्रिक्ट की। तो इसको हम बोलते हैं पर्पसिव सैंपलिंग, यानी आपका पर्पस था स्टडी करना, आपको डेटा चाहिए था डिप्रेशन का, अब वो डिप्रेशन का डेटा यूज करने के लिए आपने डिफरेंट क्लिनिक्स यूज किए जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर थे, क्योंकि सारे पेशेंट्स वहीं जाते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, लेकिन अगेन इट इज टोटली जो रिसर्चर है, जो रिसर्च कर रहा है, उसके जजमेंट के ऊपर होता है। तो यहाँ पे रैंडम सैंपलिंग या रैंडमली सिलेक्टिंग द सैंपल इज नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ हम पर्पसिवली करते हैं, रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ से इकट्ठा करता है डेटा, ठीक है। इन सच ए डिजाइन, personal element has a great chance of entering into the selection of the sample. अब इस तरह की डिजाइन में क्या है, जो आपका बायस है वो आ जाता है। मान लिया, कई बार मैंने देखा है, खुद देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, जो पेशेंट गुड लुकिंग है, साफ सुथरे हैं, उनको आप उनका डेटा तो इजीली ले लोगे। जो आप जिनसे बात करने में आपको कुछ दिक्कत होगी, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा या देखने में उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं क्योंकि डिप्रेशन है, गंदे संदे भी हो सकते हैं, उनको आप अवॉइड कर दोगे। तो आपकी पर्सनल चॉइस वहां पे आ गई। तो अब डेटा आपने रैंडमली तो सिलेक्ट, भाई डिप्रेशन तो उसको भी, इसको डिप्रेशन का ही सिम्टम है वो कि वो नहा नहीं रहा है, साफ नहीं रह रहा है, उसके बाल बड़े हो गए, नाखून बड़े हो गए और गंदा लग रहा है वो। तो आपने उस डेटा को अपने उससे हटा ही दिया, तो ये क्या आ गया, सब्जेक्टिविटी आ गई। तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्वेस्टिगेटर may select a sample which shall yield result favorable to his point of view, and if that happens the entire inquiry may get violated। ठीक है। तो अब देखो, अब आपने स्टडी किया कि आपको जानना था, आपने अपना डिसर्टेशन बनाया, क्या बनाया डिसर्टेशन, आपका डिसर्टेशन था कि क्या सीबीटी का इफेक्ट होता है इंडियन पेशेंट में अगर उनको डिप्रेशन है। तो अब आपने क्या किया, आपने जब सैंपल लिया, अब रैंडमली तो सिलेक्ट नहीं किया है ना, अब आप ये मान के बैठे हैं या पहले के रिसर्चर्स ये बता चुकी हैं कि सीबीटी जो है इम्प्रूव कर देता है डिप्रेशन को। तो ये भी चांसेस हैं कि जो इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा था वैसा नहीं हो रहा है, अगर वो इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं तो उन पेशेंट को आप छोड़ दोगे, और जो पेशेंट इम्प्रूव कर रहे हैं, जो आपका टॉपिक है, जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है, अगर उससे साथ मैच हो रहा है तो वो डेटा ले लिया, बाकी छोड़ दिया, तो अगेन बायस हो गया और रिजल्ट खराब, गड़बड़ हो गया आपको। Thus there is always the danger of entering into this type of technique। तो हमेशा प्रॉब्लम ये डेंजरस वो होती है, सैम्पलिंग आपकी पूरी स्टडी के रिजल्ट्स को बायस्ड कर सकती है। बट इफ द इन्वेस्टिगेटर आर इम्पार्शियल, अब अगर आप इम्पार्शियल हैं, वर्क विदाउट बायस आप करते हैं, हैव द नेसेसरी एक्सपीरियंस, इट इज मतलब वो कि जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होता है जिन लोगों को, वो लोग कर लेते हैं, बायस ना हो,
तो ये ग्रेजुअली धीरे धीरे करते करते हम सीख पाते हैं. So as to take sound judgment, the results obtained from analysis of deliberately selected sample may be tolerably reliable. तो अगर हम इसको कोई एक्सपीरियंस पर्सन करता है तो ठीक है, मतलब रिलायबल भी हो सकते हैं अगर एक्सपीरियंस पर्सन कर रहा है और प्रॉपरली कर रहा है, अपना बायस उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा है. However, in such a sampling, there is no assurance that every element however in small inquiries however in such a sampling there is no assurance that every element has some specifiable chance of being selected. लेकिन यहाँ पे सभी सैंपल के पास प्रॉपरली रैंडमली सिलेक्ट होने का चांस नहीं होता है, ये इसकी कमी है. Sampling error in this type of sampling cannot be estimated and the element of bias great or small is always there. तो अब क्या होता है, जैसे हमने बात की सैम्पलिंग बायस की बात की थी, कल की थी हमने सैम्पलिंग बायस की, याद है आपको? सैम्पलिंग एरर की बात की थी हमने. जी सर. हाँ, तो सैम्पलिंग एरर क्या होती है, सैंपल और वो मैच नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम दिक्कत हो सकती है कि सैम्पलिंग एरर, और उसको आप मेजर भी नहीं कर सकते क्योंकि साइंटिफिकली तो आप कर नहीं रहे, तो मेजर कैसे करोगे. As such, this sampling design is rarely adopted in large inquiries of importance. अगर बड़ी इंक्वायरी हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें हम ये नहीं रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें ये सैम्पलिंग हम यूज नहीं करते हैं. हाँ, छोटे छोटे जैसे आप एमफिल का डिसर्टेशन कर रहे हैं, एमए का कर रहे हैं, तो वहां पे हम यूज कर लेते हैं. However, in small inquiries and researches by the individual, this design may be adopted because of the relative advantage of time and money inherent in the method of sampling. तो आपको पैसा बचता है, टाइम बचता है, तो छोटी छोटी जो रिसर्चेस हम करते हैं पीएचडी के लेवल पे, एमए के लेवल पे, वहां पे हम इसको कर सकते हैं. तो ये था नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग. नाउ वी आर कमिंग टू कोटा सैंपलिंग. कोटा वर्ड का मतलब हमें सबको पता है. So this is also an example of non-probability sampling. Under quota sampling, the interviewers are simply given quota to be filled from the different strata with some restriction on how they are to be filled. अब यही बात है, जैसे वहाँ पे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग थी, वैसे ही कोटा सैम्पलिंग है. ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, आप कह सकते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है. तो यहाँ पे भी हमें राजस्थान से 100 लोगों को लेना है. ईस्ट वेस्ट साउथ में हमने उस या उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर दिया, और हर एक उससे हमने 10 या 100 जो भी हमें लेने हैं वो ले लिए. लेकिन यहाँ पे चूज करने का जो तरीका है वो पर्पसिव सैम्पलिंग वाला होगा, ना कि रैंडम सैम्पलिंग वाला. किसी का कोई क्वेश्चन? ओके. हाँ जी, ये क्लस्टर हेड की तरह है सर. हाँ, स्ट्रैटिफाइड की तरह है जो पहले हमने किया था. बस यहाँ पे ये क्लस्टर हेड की तरह है सर. सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं वो पर्पसिव सैम्पलिंग है. हाँ, क्लस्टर. हाँ, क्लस्टर में जैसे डिवाइड करके, स्ट्रेटा मतलब क्लस्टर ही होता है, ठीक है. तो क्लस्टर में डिवाइड करके वहां से हमने पर्पसिव सैम्पलिंग ले ली, तो उसको हम कोटा सैंपलिंग. फॉर एग्जाम्पल, यू कुड डिवाइड ए पॉपुलेशन बाय स्टेट दे लिव, इनकम और एजुकेशन लेवल और जेंडर, जैसे मैंने बताया कि, और अकॉर्डिंगली आपने उसको डिवाइड कर लिया, तो आपने नंबर्स उठा लिए. ठीक है. द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स called strata or samples are taken from each group to meet the quota. कि आपने देखा लिया 25-25 लेने हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट से या हर एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आपने 25-25 का डेटा ले लिया. 25 you have taken from them. In other words, the actual selection of the items for the sample is left to the interviewers. Again, जैसे हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में है, पर्पसिव सैम्पलिंग में, सो वैसे ही सारा का सारा डेटा कौन सा सेलेक्ट करना है वो इंटरव्यूअर डिसाइड करता है. रैंडम सैम्पलिंग से हम नहीं करते. This type of sampling is very convenient and is relatively inexpensive. तो कम पैसा लगता है और कन्वीनियंट होती है, इजी है ना. आप यहाँ पे पूरी लिस्ट नहीं ढूंढनी है. अब रैंडम सैम्पलिंग में एक पंगा ये भी होता है कि आपने अगर डिसाइड कर लिया कि आपको 9th, 10th, 15th एंड 19th ऐसे आइटम्स ये चाहिए, और वो आइटम नहीं मिला आपको, मतलब वो सैंपल आपको नहीं मिला, तो उसको रिप्लेस करने का फिर अगेन पूरा प्रोसेस होता है, कैसे करेंगे.
तो वो बड़ा मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग और क्या कहते हैं मनी कंज्यूमिंग चीज हो जाती है, लेकिन उसके रिजल्ट ज्यादा बेहतर होते हैं। बड़ी पॉपुलेशन का जब हम करते हैं तो हम वही मेथड यूज करते हैं। बट द फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे इस पे, बट द सैंपल सो सेलेक्टेड सर्टेनली डू नॉट possesses द characteristics ऑफ रैंडम सैंपल्स। तो रैंडम सैंपल्स की तरह नहीं होते हैं, क्योंकि रैंडम सैंपल को हम मान के चलते हैं कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को वो फॉलो करता है, तो उसके ऊपर स्टैटिस्टिक्स भी हम प्रोबेबल नॉन पैरामीट्रिक नहीं लगाते हैं, हम पैरामीट्रिक लगाते हैं। पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में यही डिफरेंस है। तो जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हम यूज करते हैं वहां पे पैरामीट्रिक गेस हम लगा सकते हैं, जहां पे पर्पसिव यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करते हैं उसके लिए हम नॉन जो या छोटा सैंपल होता है उसके लिए हम नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। कोटा सैंपल्स आर एसेंशियली जजमेंट सैंपल एंड इन्फरेंसेस ड्रॉन ऑन देयर बेसिस ऑफ द amenable to statistical treatment in a formal way। तो कोटा सैंपल वो जो होती है वो अब वो आपके जजमेंट के ऊपर, रिसर्चर के जजमेंट पे डिपेंड करती है, और उसके स्टैटिस्टिकल जो उसकी एनालिसिस होती है उसमें वो इंटरफेयर भी मतलब इन्फ्लुएंसेस हम वहां से निकाल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रैंडम सैंपलिंग डिजाइन, अगेन हम प्रोबेबिलिटी पे आ गए। नॉन रैंडम सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हमने कर किया। नाउ वी आर discussing complex random sampling designs. Probability sampling under restricted sampling techniques as stated above may result in complex random sampling designs. Such designs may be called as mixed sampling design. For many of such designs may represent a combination of probability and non-probability sampling procedures in selecting a sample. तो कॉम्प्लेक्स क्या है, इसमें पर्पसिव भी हम यूज कर रहे हैं, यानी कि आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी यूज कर रहे हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी यूज कर रहे हैं, मींस दोनों का मिक्स यूज कर रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग डिजाइन। तो सम ऑफ द पॉपुलर कॉम्प्लेक्स रैंडम सैंपलिंग डिजाइंस आर क्या क्या है? सिस्टमैटिक सैंपलिंग। In some instances, the most practical way of sampling is to select every 9th item on the list. Sampling of the types is known as systematic sampling. An element of randomness is introduced into the kind of sampling by using random numbers to pick up the unit with which to start. अब क्या है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, हमने पहले भी पढ़ी है ना। तो हमने क्या किया कि सपोज आपको सैंपल कलेक्ट करना है, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपने उसको कोटाज में डिवाइड कर लिया, स्ट्रेटा में डिवाइड कर लिया। वो स्ट्रेटा आपने रैंडमली सेलेक्ट नहीं किए, आपको लगा कि आप 4 पार्ट्स में किसी चीज को या इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एंड देन इतने इतने नंबर्स आप इस एरिया से लेंगे। अब वो जो नंबर्स हैं सैंपल के, वो आपने रैंडम सैंपलिंग के थ्रू चूज कर लिए। तो आधी हो गई आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, आधा हो गया अगले स्टेज में आपकी रैंडम सैंपलिंग आप यूज कर रहे हैं। तो यानी स्ट्रेटा या इस तरह की चीजों को चूज करने के लिए आपने रैंडमनेस नहीं यूज किया, आपने उसके अंदर जाकर वहां पे जब सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं, आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं, वहां पे आपने यूज कर ली रैंडम सैंपलिंग, रैंडम नंबर्स। ठीक है, आई समझ में बात? हेलो, Yes, sir. हेलो, आई एम आई जी, sir. ऑडिबल? Yes, sir. ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना? जी सर। अब एग्जांपल देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ ए 4% सैंपल इज डिजायर्ड, द फर्स्ट आइटम वुड बी सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द फर्स्ट 25 and therefore every 25th item would automatically be included in the sample। तो अब मान लिया कि 4% सैंपल आपको एक चीज, एक पर्टिकुलर कोटे से लेना है, एक एरिया का लेना है।
तो आपने क्या किया, पहला आइटम रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, है ना। आपको मान लिया कि 100 लोग हैं, 100 में से 25 चूज करने हैं, तो आपने क्या किया कि जो पहला आइटम कौन सा चूज करेंगे, आपने रैंडम टेबल से ले, मान लिया आपको आ गया 5th आइटम या 4th आइटम, तो 4th आइटम आपने चूज कर लिया। फिर हर, क्योंकि 10 आइटम्स आपको लेने हैं 25 में से, तो इक्वल इंटरवल निकाल के आपने वहां से उसको वो आइटम उठा लिया, ठीक है। तो आपने पहला नंबर चूज किया, मान लिया 5th आया आपका, तो 5वां लिया, फिर 5th के अगला 5th लिया, यानी 10th, फिर 15th, फिर 20th, इस तरह से करते करते जो भी सैंपल है 100 में से 25 सैंपल आपने निकाल लिए, क्योंकि 100 में से 25 लेने का मतलब है कि यू आर चूजिंग ओनली 1 पर्सन, कितने में से 4 में से एक को ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका होता है। एक मिनट होल्ड करिएगा। So is this class ended? Hello? हाँ जी। नहीं, क्लास खत्म नहीं हुआ है, देयर वाज सम इम्पोर्टेंट कॉल, तो मैंने एक बार उठा लिया। Okay. सो नाउ आई एम कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, है ना। सो हम बात कर रहे थे कि कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, कि पहला नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया रैंडमली, एंड देन जो जितने नंबर चाहिए अकॉर्डिंगली हमने चूज कर लिए। Thus, in systematic sampling, only the first unit is selected randomly. The remaining units of the sample are selected at fixed interval. जैसे मैंने बोला कि 100 में से 25 करने हैं, तो 4 में से एक ही जाएगा, है ना। तो तो अब क्या करना है आपको,
कि पहला नंबर क्या आता है, 9, 10, 11 जो भी आता है आपने चूज कर लिया वो, और उसके बाद इक्वल इंटरवल के बाद आपने उसको चूज करते हुए चले गए। तो इसको हम बोलते हैं, जैसे हमने बोला, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो ये मिक्स्ड है, कॉम्प्लेक्स का तरीका वो है, तो मिक्स्ड है। रैंडम का कुछ हिस्सा यूज हुआ है, बाकी आपका जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो हमने यूज की। Although systematic sample is not a random sample in the strict sense of the term, but it is often considered reasonable to treat systematic sample as if it were a random sample. तो दो ये random sample नहीं है, लेकिन हम statistically इसको हम ये मान सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट रैंडम सैंपल की तरह है, तो उसी तरह की स्टैटिस्टिक्स भी हम इसके साथ यूज कर लेते हैं। सिस्टमैटिक सैंपलिंग के प्लस पॉइंट क्या है? It can be taken as the improvement over a simple random sampling. तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग का इंप्रूवमेंट। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या है, पूरी लिस्ट बना ली, लिस्ट बनाने के बाद नंबर्स के हिसाब से जो नंबर्स आए रैंडम नंबर्स आपने सेलेक्ट कर लिए पूरी पॉपुलेशन से। तो ये उसका आप कह सकते हो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। इट इज एन इजियर एंड लेस कॉस्टली। तो अब इसमें लेस कॉस्ट लगती है, इजी होता है ना, कन्वीनियंट होता है। अगर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तब भी, मान लिया पूरे राजस्थान में बहुत पॉपुलेशन है तो उसको डिवाइड कर लिया उसमें से कई सारे पार्ट्स में, फिर उसमें से हमने ये पहला जो भी डेजिग्नेटेड सैंपल नंबर है वो हम अलग अलग एरिया से या अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों से हमने वहां से निकाल लिया। ठीक है, तो ये होता है। अब इसमें क्या चीज डेंजरस हो सकती है, क्या माइनस पॉइंट हो सकते हैं? इफ देयर इज ए हिडन प्रेडिक्टिव periodicity in the population, systematic sampling will prove to be inefficient method of sampling. For instance, every 25th item produced by a certain production process is defective. If we are to select 4% of the item of this process in a systematic manner, we would either get all defective items or all good items in our sample, depending upon the random stratified position. तो अब क्या प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ये एग्जाम्पल शायद इतना समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं। मान लिया कि आपको दिए गए हैं, क्या कहते हैं, आपको लेने हैं डिप्रेशन के पेशेंट्स। ठीक है, ये ऐसे लेके इंटेलिजेंस का हम कुछ कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस और एकेडमिक अचीवमेंट का हम देख रहे हैं कि क्या रिलेशनशिप होता है, तो वो हम करना चाह रहे हैं। तो अब हमने क्या किया कि एक कुछ स्कूल से डेटा ले लिया हमने, उस जिनको हमें सेलेक्ट करना है रैंडमली। ठीक, अब उन्होंने क्या किया, आपको डेटा दे दिया, और डेटा क्या है कि उन्होंने डेटा इस तरह से अरेंज कर दिया जो अच्छे बच्चे हैं, है ना। मान लिया एक क्लास में 40 बच्चे थे, 40 स्टूडेंट्स आर देयर एंड दे मेड द लिस्ट इन ए वे कि जिसमें क्या हुआ कि पहले सबसे अच्छे जो हाई आईक्यू वाले लोग हैं, उसके बाद मीडियम वाले, उसके बाद नीचे वाले, तो ऐसे डिवाइड, ऐसी लिस्ट बनी है हर एक क्लास की। आपने 1000 का सैंपल लिया, ठीक है, 40 बच्चों के नाम एक लाइन से लिख दिए गए। अब आपने चूज कर लिया कि 4th आइटम, देन 14th, देन आपका 44 आइटम, देन आपका 44 के बाद आपका 40 प्लस कर देंगे तो 124 आइटम आपको लेना है। मान लिया ऐसे डिसाइड किया, तो क्या हो रहा है, हर क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे आपके सैंपल में आ रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एक क्लास में 40 बच्चे अरेंज्ड हैं, वो हाई आईक्यू टू लो आईक्यू में। हर 40 बच्चे के बाद में, हर 40 में से एक को आपको लेना है। हर 40 बच्चे के बाद आप जैसे ही सिलेक्ट कर रहे हैं, तो या तो अगर मान लिया कि 4th कर रहे हैं, फिर उसके बाद 44 कर रहे हैं, तो हाई आईक्यू वाले आ जाएंगे। बीच में कुछ ले रहे हैं, 20-21 नंबर का बच्चा पहला रैंडम नंबर आ गया, फिर 22वां, फिर 44, फिर 54 वाला, फिर आपका 94 वाला, तो अगेन क्या हो गया, आपके पास मीडियोकर आईक्यू वाले लोग आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। समझ में आ रही है बात? जी सर। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है अगर डेटा एक तरीके से अरेंज है। If all elements of the universe are ordered in a manner of representative and total population, the population list in the
a list is in random order, systematic sampling is considered equivalent to random sampling. लेकिन ऐसा नहीं है। मान लिया बच्चों के नाम आपको दिए गए सारे 10 क्लास के बच्चों के 400 नाम आपके पास आ गए, 400 नेम्स, एंड व्हाट यू हैव डन इज आपने उसको, क्योंकि हम कर सकते हैं एक्सेल शीट्स वगैरह में, अल्फाबेटिकली आपने उसको क्या किया, अरेंज कर दिया। तो अब नहीं पता है कि कौन किस क्लास का बच्चा है और कैसा है, ठीक है। फिर उसमें से आपने सेलेक्ट कर लिया, देन इट इज इक्वल, यू कैन से इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू रैंडम सैम्पलिंग। बट इफ दिस इज नॉट सो, देन द रिजल्ट ऑफ सच सैम्पलिंग may at times not be very reliable. अगर ऐसा नहीं है तो रिजल्ट रिलायबल नहीं कह सकते आप, क्योंकि आपने स्पेसिफिक लोगों को ही ले लिया। In practice, systematic sampling is used when list of population are available and they are considerable length, यानी ठीक ठाक नंबर्स हैं, ज्यादा नंबर्स में है और लिस्ट अवेलेबल है, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। देन आपका आता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। Stratified sampling, again मैंने आपको जैसे बताया, if a population from which a sample is to be drawn does not constitute a homogeneous group, stratified sampling technique is generally applied in order to obtain a representative sample. तो अगर क्या है कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस नहीं, होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ, किसी को पता है, कोई बताएगा? All similar type of members in a group. हाँ, बहुत कुछ ठीक है। तो अब क्या है कि population from which a sample is to be drawn does not constitute a homogeneous group. Homogeneous group stratified sample technique is generally applied in order to obtain a representative sample. मान लिया राजस्थान में मुझे लेना है ना। अब राजस्थान में जयपुर है, राजस्थान में ही क्या कहते हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं जो पिछड़े हुए हैं, जहां पे उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे एजुकेशन का लेवल बहुत हाई है, कुछ स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट का यही हाल है अपने यहाँ पे कि कहीं पे ज्यादा डेवलपमेंट है, कहीं पे कम डेवलपमेंट है। तो अगर हमें कुछ स्टडी करना है उससे रिलेटेड, तो क्या होगा, अगर मैं सिर्फ जयपुर से ले लूंगा डेटा तो क्या हो जाएगा, होमोजेनियस नहीं होगा। तो अगर हमारा पूरा का पूरा राजस्थान होमोजेनियस नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग लेनी पड़ेगी। कि हमने कुछ एरियाज डिवाइड कर दिए, हमें पता है ये बहुत पिछड़े इलाके हैं तो वहां से कुछ सैंपल ये आगे के इलाके हैं, यहाँ पे सब कुछ मीडियोकर लेवल के हैं जहाँ पे ना तो कम है ना ज्यादा है, प्रॉपर ठीक ठाक डेवलपमेंट है, तो वहां से कुछ, जिससे कि हमारे सारे इकोनॉमिकल स्टेजेस के लोग हमारे सैंपल में आ जाएं। तो अगर आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं है तो आप उसको स्ट्रेटा में डिवाइड कर सकते हैं और वहां से सैंपल निकाल लेंगे आप। क्लियर हो रहा है? जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रिसर्च करेंगे डिप्रेशन के पेशेंट्स के ऊपर, तो वो को तो सारे पढ़े लिखे और हायर मिडिल क्लास के लोग आएंगे, तो रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं हुआ सैंपल, क्योंकि आप तो डिप्रेशन पे कर रहे हैं। या तो आप अपनी स्टडी को ऐसे बोले कि मैं हायर और मिडिल क्लास के लोगों पे ही करूंगा रिसर्च, तब तो समझ में आता है कि आपका सैंपल ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ डिप्रेशन लिखा है तो आपको सारे लोगों, लेकिन फिर जस्टिफाई भी करना पड़ेगा आपको कि आप सिर्फ हायर क्लास पे ही क्यों करना चाहते हैं, कि उन्हीं को डिप्रेशन होता है क्या? क्योंकि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है कि चाहे वो हायर क्लास का लोअर क्लास का, ट्रीटमेंट तो सबका होना चाहिए, सबको बेनिफिट होना चाहिए ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स। सो अगर होमोजेनियस नहीं है तो हम उसको स्ट्रेटा में डिवाइड कर लेते हैं। अंडर स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सब पॉपुलेशन दैट आर इंडिविजुअली मोर होमोजेनियस, यानी जो एक डिस्ट्रिक्ट में लोग रह रहे हैं वो ज्यादा होमोजेनियस है, एक जैसे हैं, उनका कल्चर, भाई कल्चर भी तो डिफरेंस हो सकता है। आप हरियाणा के बॉर्डर पे आए राजस्थान के, तो उनका कल्चर डिफरेंट है, उनका लिविंग डिफरेंट है, मोर लाइक हरियाणा पीपल। वही आप पंजाब से कनेक्टेड वाले में जाएंगे तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, आप गुजरात से सटे हुए इलाके में जाएंगे तो वहां पे अलग मिलेगा। तो होमोजेनियस नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक एक एरिया से के स्ट्रेटा बना दें और वहां से निकालें तो वो होमोजेनियस
वो इंडिविजुअल पॉपुलेशन होमोजीनियस है, वहां से हमने 20-25 लोगों को ले लिया, 20-25 लोगों को हमने अलग से ले लिया, दूसरे एरिया से ले लिया, इस तरह से करके वो ज्यादा बेहतर एक वो हो जाता है। तो सब पॉपुलेशंस बना लेते हैं एंड देन वी सिलेक्ट आइटम्स फ्रॉम ईच स्ट्रेटम टू कंस्टिट्यूट ए सैंपल। ये मैं सब बता चुका हूँ कल भी, थोड़ा सा अभी थोड़ा डिटेल में हो रहा है। Since each stratum is more homogeneous than the total population, we are able to get precise estimate for each stratum, and by estimating more accurately each of the component part, we get a better estimate of the whole. In brief, stratified sample results in more reliable and detailed information. तो इस तरीके से क्या है, आपको रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि आपने सब तरह के लोगों को, सारे कल्चर के लोगों को, सारे क्या कहते हैं एरियाज से, जियोग्राफिकल एरियाज से सारे आपने सैंपल को लिया है, तो आपका सैंपल ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, देन वी आर कमिंग टू क्लस्टर सैंपलिंग। इफ द टोटल एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैपेंस टू बी ए बिग वन, यानी बहुत बड़ा डेटा है, एक कन्वीनियंट वे इज विच ए सैंपल कैन बी टेकन to divide the area into the smaller non-overlapping areas, then to randomly select number of these smaller areas, usually called clusters. तो अब क्या होता है कि आपने, जैसे मैंने अभी बात की थी, क्या बात की थी, क्लस्टर सैंपलिंग का ही, यहाँ पे डिटेल में और डिटेल में हम बात कर रहे हैं कि आपको राजस्थान में सपोज 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 100 डिस्ट्रिक्ट्स को आपने रैंडमली सेलेक्ट किया, फिर 100 में से 10 डिस्ट्रिक्ट्स को आपने रैंडमली सेलेक्ट किया, उन 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से आपने सैंपल को, लोगों को यानी आइटम्स को रैंडमली सेलेक्ट किया, मतलब डिस्ट्रिक्ट्स को किया पहले रैंडमली सेलेक्ट, फिर उस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लोगों को भी रैंडमली सेलेक्ट किया, तो इसको हम बोलते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। ये मैं बता चुका हूँ, और तो वो इनमें छोटे छोटे क्लस्टर से आपने सेलेक्ट कर लिया। Thus, in cluster sampling, the total population is divided into a number of relatively small subdivisions, which are themselves, मतलब ये explanations हैं, detailed explanation जो मैंने पहले already briefly बता दिए थे आपको। Then some of these clusters are randomly selected for inclusion in the overall sample. ये पहले clusters को randomly select करते हैं, फिर sample को randomly select करते हैं। Examples देखते हैं। Suppose we want to estimate the proportion of machine part in inventory which are defective. Also assume that there are 2000 machines part in the inventory at a given point of time, stored in 400 cases of 50 each. Now using a cluster sampling, we would consider 400 cases as a cluster and randomly select n cases, examine all the machine parts in which randomly selected cases. यानी आपको पता लगा कि जैसे कार कंपनीज करती हैं, जैसे मैंने बोला कार कंपनीज को, जैसे मशीन की पार्ट्स की बात आई तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि कार कंपनी को पता चला कि पिछले साल जो कार्स उन्होंने बेची थी, है ना, लोग उसमें कंप्लेन कर रहे हैं कि एक सर्टेन पार्ट है जो खराब है। लेट्स से इसमें 20,000 मशीन्स लिखी हैं, हम मान लेते हैं 20,000 कार्स थी, और उसमें कंप्लेन आई, उनको मिली कि भाई इसमें से कई लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि सर्टेन पार्ट, सपोज एसी खराब है, इसका हो जाता है बार बार। ठीक है, तो कंपनी ने इस चीज को चेक करने के लिए 20,000 में से 20,000 को 400 के टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, अलग अलग एरिया के, मतलब अलग अलग मतलब लॉट को। उस लॉट में से 50 केसेस उन्होंने चूज कर लिए कि 50 कार्स उन्होंने बुलाई अपने पास चेक करने के लिए। क्या 50 जो कार बुलाई हैं उन्होंने, माने कि हर एक क्लस्टर से टोटल 400 कार्स हो जाएंगे। उन 400 कार्स को उन्होंने चेक किया कि क्या वाकई में सिग्निफिकेंट लेवल पे कार्स में ये प्रॉब्लम है या फिर कुछ लोगों को ही आ रही है। तो उन्होंने ये सिलेक्ट कर लिया, देखा कि 400 कार हैं, उनमें से सिर्फ 1-2 कार में ही प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 400 में से 150-200 कार्स में प्रॉब्लम उनको मिली, तो इसका मतलब वो पार्ट खराब है। उन्होंने रिसर्च किया एंड देन उन्होंने सारी कार्स को रिकॉल करके उनके अंदर वो पार्ट्स चेंज कर दिए, और ऐसा करती है, बहुत कॉमन है ये। ठीक है, तो ये एग्जांपल था आपका क्लस्टर सैंपलिंग का, है ना। क्लस्टर सैंपलिंग नो डाउट रिड्यूसेस कॉस्ट, concentrating surveys in selected clusters,
अब जैसे दिल्ली में हो रहा है इलेक्शन, या अभी महाराष्ट्र में हो रहा है, या कर्नाटका एमपी में हो रहा है, तो उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा थोड़ा सैंपल ले लिया टीवी वालों ने कि कौन सी जीत रही है, किसको इलेक्शन देंगे, कितने लोग परसेंट देंगे, वहां से उन्होंने सर्वे करके निकाल लिया, क्योंकि कम टाइम में कम पैसे में हो जाता है. There is also not as much information in an observation within a cluster as there happens to be an randomly drawn observation. Cluster sampling is used only because of the economic advantage is possesses. Estimates based on the cluster sampling are usually more reliable per unit cost. तो यहाँ पे कॉस्ट कम आती है पर यूनिट, है ना. दूसरा क्या है कि आपकी इकोनॉमिकल एडवांटेजेस रहते हैं, पैसा कम आपका खर्च होता है, टाइम कम लगता है, तो इस वजह से इस सैंपलिंग को यूज करना हमारे लिए ज्यादा बेहतर हो जाता है. अब आते हैं एरिया सैंपलिंग. एरिया सैंपलिंग क्या हो गया, जैसे मैंने जियोग्राफिकली बताया था कि नॉर्थ साउथ वेस्ट, है ना, इसमें डिवाइड कर लिया, या क्या कहते हैं, तो उनको ये क्लस्टर्स बना लिए. तो क्लस्टर्स हैपेंस टू बी, एरिया का मतलब ये कि अलग अलग एरिया से आप लोगों को लोगे, है ना, और वहां से अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया से, कि भाई कुछ लोग हैं जो मैदान में रहते हैं, कुछ पहाड़ पे रहते हैं, कुछ बहुत ही ऊपर पहाड़ पे रहते हैं, कुछ बिल्कुल समंदर के किनारे रहते हैं, इस तरह से, और आपको सबको लेना है, तो जियोग्राफिकली आपने डिवाइड कर लिया, कौन लोग ठंडी जगह पे रहते हैं, कौन से गर्म में रहते हैं, कहाँ पे, तो इस तरह से आप डिवाइड कर लो. In other words, cluster design where the primary sampling unit represents a cluster of units based on geographic area are distinguished as area sampling. This plus and minus points of cluster sampling are also applicable to area sampling. तो area sampling बिल्कुल cluster sampling की है. Cluster में क्या होता है कि आप अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड या अलग अलग जेंडर्स इस तरह से ले रहे हैं, और इसमें क्या है, एरिया का मतलब हो गया स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, जैसे साउथ नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट ऐसा कर लिया, या अलग अलग एरिया में रहने वाले लोग, जैसे मैंने बताया पहाड़ों पे, समुद्र के किनारे, मैदान में, रेगिस्तान में रहने वाले लोग, तो उस तरह के सारे लोगों को इसमें इंक्लूड कर लेते हैं. ठीक है, जैसा नाम से ही पता लग रहा है कि मल्टी स्टेज, यानी डिफरेंट स्टेजेस. तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज ए फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग. तो क्लस्टर सैम्पलिंग हमने पढ़ी है, उसी का एक वर्जन आप कह सकते हैं. Suppose we want to investigate the working efficiency of nationalized bank in India and we want to take a sample of few banks for this purpose. कि हमें ये देखना है कि जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जो नेशनल बैंक्स हैं, लाइक SBI, PNB, ये जो सारी बैंक्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है पूरे इंडिया में. ठीक, तो अब कैसे करेंगे, तो पहली स्टेज में हम क्या करेंगे, इन द फर्स्ट स्टेज is to select large primary sampling units such as state in a country. तो अगर हमारे यहाँ जितने भी स्टेट्स हैं 30 या जितने भी हैं, आई डोंट नो नाउ, आई डोंट नो, पहले 28 या 29 थे. After this, Jammu, Kashmir and Ladakh, there increased number. तो suppose let's say there are 30 states. तो सबसे पहले पूरे कंट्री को हमने ये 30 स्टेट्स में कर लिया. ठीक है, सॉरी 30 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया. तो फर्स्ट स्टेज टू सिलेक्ट लार्ज प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट्स सच एज स्टेट्स इन ए कंट्री. देन वी मे सिलेक्ट सर्टेन डिस्ट्रिक्ट एंड इंटरव्यू ऑल बैंक्स इन चूजन डिस्ट्रिक्ट. तो हमने क्या किया, अब हर एक, हमें पता है हमारा सिस्टम क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टेट है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर नगर पंचायत, इनको हम बोलते हैं नगर पालिका, नगर पंचायत, विलेजेस, ग्राम पंचायत, ये सब होता है. तो अब हमने कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स ले लिए और उन डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ एक उन डिस्ट्रिक्ट्स के स्टेट में से, कंट्री से स्टेट में से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स लिए, उन डिस्ट्रिक्ट्स में हमने सारी प्राइमरी जो है सैम्पलिंग वहां पे कर ली. एंड देन this would represent a two-stage sampling design with the ultimate sampling units being cluster of districts. So ultimate sampling है cluster of districts की. country में state, उस state में से कुछ चुने कुछ बैंक्स हमने से या सारे बैंक्स हमने ले लिए. तो
तो क्या स्टेजेस हैं कि आप सपोज आपने सेलेक्ट कर दिया 30 में से आपको 10% जैसे नंबर लेना है, तो 3 स्टेट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो सेलेक्ट किए, देन उसमें से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए, देन उसमें से यूनिट सेलेक्ट किए, यानी सैंपलिंग यूनिट। इसमें क्या है, बैंक। If instead of taking a census of all banks within the selected district, we select certain towns and interview all banks in those towns. तो इसमें क्या है कि हम कुछ टाउन्स सेलेक्ट करते हैं, उन टाउन्स में आप कह सकते हैं कि सारे बैंक्स को हम लोग, जितने भी बैंक्स हैं सबको हम सेलेक्ट करते हैं। पूरी पॉपुलेशन तो नहीं लेते हैं, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट की पूरी पॉपुलेशन ले लेते हैं, पूरी जितनी भी बैंक्स वहां पे हैं। पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे वो, तो उनको हम लोग उनको इंटरव्यू कर लेते हैं। जो भी हमें डेटा जैसे भी कलेक्ट करना है, हम डेटा कलेक्ट करते हैं। दिस वुड रिप्रेजेंट ए 3-stage sampling design. If instead of taking a census of all banks, the selected towns, we randomly sample banks from each selected town, then it is a case of using 4-stage sampling plan. यानी कंट्री से सेकंड नंबर पे स्टेट, थर्ड नंबर पे डिस्ट्रिक्ट, फोर्थ नंबर पे वो पर्टिकुलर यूनिट। तो 4 लेवल हो गए, इसीलिए इसको मल्टी स्टेज बोलते हैं। If we select randomly at all stages, we will have what is known as multi-stage random sampling. तो ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम रैंडम मल्टी स्टेज सैंपलिंग बोलेंगे या मल्टी स्टेज रैंडम सैंपलिंग बोलेंगे। रैंडम का मतलब मैंने आपको पिछली क्लासेस में आपको समझा दिया। Then ordinarily multi-stage sampling is applied in a big inquiries extending to considerable large geographical area, say the entire country. There are 2 advantages of sampling design. That is, तो अब एक पहले तो ये देखना मल्टी स्टेज सैंपलिंग कहाँ कर सकते हैं। जैसे ये सर्वे करते हैं टीवी न्यूज एंड टीवी वाले लोग या जो एजेंसीज होती हैं कि कौन सी पार्टी जीत रही है, किस स्टेट में कितना इनका वोट शेयर है, कितनी सीट्स निकलने के चांसेस हैं। तो ये मल्टी स्टेज सैंपलिंग है कि हर एक स्टेट, सपोज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला है 2024 में, तो उसके लिए वो लोग अलग अलग स्टेट या अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी ले ली। मान लिया कि 500 है, जहाँ पे 500 एरियाज है जहाँ पे इलेक्शंस लड़े जा रहे हैं, तो 500 में से आपने पूरे इंडिया में से डिवाइड कर लिया कि 10 डिपेंडिंग ऑन स्टेट, यूपी में है तो 10, राजस्थान में है तो 9, मध्य प्रदेश में है तो 8, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन कितने हम ले सकते हैं इन प्रोपोर्शन टू दैट। हमने सेलेक्ट कर लिया रैंडमली और उनका सर्वे कर लिया, इंटरव्यू कर लिया, बेस्ड ऑन दैट हमने रिजल्ट पता लगा। और आप देखे होंगे कि जब ये पोल्स आते हैं, एग्जिट पोल जिनको हम बोलते हैं, दे आर बेस्ड ऑन द सर्वेज, सो ऑलमोस्ट आसपास ही होते हैं। तो जितना बेटर सैंपलिंग, जितनी रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग, उतना बेहतर रिजल्ट। जितना बड़ा सैंपल उतना बेहतर रिजल्ट। लेकिन बड़ा करने के लिए पैसे भी चाहिए हमको, हमें एक मिनिमम कॉस्ट के साथ चलना होता है जिससे हमारे एक्सपेंसेस कम हो। देन इट इज लाइक एडवांटेजेस क्या है वो मैं बात कर रहा हूँ। इट इज इजियर टू एडमिनिस्टर देन मोस्ट सिंगल स्टेज डिजाइन, मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट सैंपलिंग फ्रेम अंडर मल्टी स्टेज सैंपलिंग इज डेवलप्ड इन ए पार्शियल यूनिट, कि भाई टुकड़ों में हम कर लेते हैं इसको। अगर रैंडम पूरे पॉपुलेशन का रैंडम करना पड़ेगा तो मुश्किल काम हो जाएगा, कोई कहीं का निकला कोई कहीं का निकला, so that will be difficult. A large number of units can be sampled for a given cost under multi-stage sampling because of sequential clustering, whereas this is not possible in most of the simple units. क्योंकि इसमें अलग-अलग stages divided हैं, तो बड़ी सैंपलिंग करने में भी आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है कि आपने स्टेट में से सेलेक्ट कि डिस्ट्रिक्ट में से आपने कुछ एरियाज सेलेक्ट कर लिए और इनको आपने कर, तो थोड़ा इजी हो जाता है इन कंपैरिजन टू रैंडम सैंपलिंग। कंक्लूजन क्या है? We can say that normally one should resort to simple random sampling because under it bias is generally eliminated and the sample error can be estimated. जैसे मैंने बोला कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग पहले भी हमने बात की थी, is the best way, but it is not possible always
है ना। तो अगर हम कर सकते हैं तो सैंपल एंड रैंडम सैंपलिंग, but purposely sampling is considered more appropriate when the universe happens to be small and a known characteristic of it is to be studied intensely. तो purposely sampling वहाँ यूज करते हैं जब पॉपुलेशन कम है, किसी चीज को डिटेल में हमें स्टडी करना है, तो वहाँ पे हम ये कर सकते हैं। There are situations in real life under which sample design other than simple random sample may be considered better, है ना। अब क्या होता है कि यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग कॉस्टली एक तो बहुत होती है सबसे पहले, तो अब कुछ जगह है जहाँ पे ज्यादा बेहतर समझी जाती है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि अगर किसी पर्सन को कोई रेयर डिसीज है, रेयर डिसीज मीन्स जो 1 लाख 2 लाख या 10 लाख लोगों में से एक को होती है, ऐसी डिसीजेस होती हैं, तो और उस डिसीज को आपको स्टडी करना है, तो आप सैंपल तो नहीं ले सकते, कहाँ से लाओगे, सैंपल होगा ही नहीं, इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है, तो आप उसमें केस स्टडी या एक कोई ऐसा मेथड यूज करते हैं जहाँ रैंडम सैंपलिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से मान लिया कि आपको स्टडी करना है अपने डिस्ट्रिक्ट में डिप्रेशन के ऊपर, जैसे मैंने कल बात किया था, तो आपको पता है डिप्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पे डिप्रेशन के पेशेंट मिल जाएंगे, जैसे हमने बात किया था एनजीओ, साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे भी पर्पसिव सैंपलिंग ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको पता है कि आपका सैंपल क्या है, डिप्रेशन है, और वो कहाँ मिलेगा, तो इजी हो जाएगा, कॉस्ट कम आएगी। In situation when random sampling is not possible, then we have to use necessarily a sampling design other than random sampling. तो definitely जहाँ possible नहीं है वहाँ पे हम ये करेंगे, ठीक है। At times several method of sampling will be used in a same study, और कई बार एक ही स्टडी में कई सारे सैंपलिंग मेथड भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना?